ओके बेटा, आज का हमारा चैप्टर है हेरिडिटी। तो बेटा हेरिडिटी क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो गुण माँ बाप से बच्चों में पास होते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी आँख कैसी है, नाक कैसी है, हेयर कैसे, बाल कैसे हैं। ठीक है, हेयर बाल तो की बात हो गई। जो भी आपकी शेप है, रंग है, ये सब के सब माँ बाप से बच्चों में पास होते हैं, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है हेरिडिटी। ठीक है, ये जो हेरिडिटी है। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होगी बेटा, पासिंग ऑफ कैरेक्टर। जो माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर पास होते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाकी का आप सब छोड़ देना, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। व्हाट इज़ हेरिडिटी? द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का पास होना। माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर का पास होना क्या कहलाता है बेटा? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, ओके। यहाँ लिखा बेटा फ्रॉम। ठीक है, द पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम, ये है। ठीक है, पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। ऑफस्प्रिंग क्या होता है बेटा? ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बेटा चिल्ड्रन को। किसको बोलते हैं? चिल्ड्रन को। जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, तो पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है बच्चा? क्या हो गया, देखो बेटा, हम ना तो मम्मी की पूरी डुप्लीकेट कॉपी है, ना पापा की डुप्लीकेट कॉपी है। ठीक है, हमारे बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो माँ बाप और बच्चों के बीच में जो डिफरेंस है वो वेरिएशन। बेटा, माँ बाप से बच्चों में गुण का पास होना हेरिडिटी कहलाता है, और माँ बाप और बच्चों के बीच में जो डिफरेंस है वो वेरिएशन कहलाता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में ही डिफरेंस नहीं, सभी बच्चों में भी जो डिफरेंस है, दुनिया में जितने भी लोग उनके बीच में आपस में डिफरेंस है, वो भी वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, वो भी वेरिएशन कहलाता है। तो क्या हो गया? द डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल, इंडिविजुअल माने लोग हो गए बेटा। द डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, यहाँ तक ही है। ठीक है, द डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज क्या कहलाता है बेटा? वेरिएशन। ठीक है, ओके। अब एक आ गया इनहेरिटेड ट्रेट। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर होता है, वही बताया मैंने, आपकी हाइट कैसी है, आपका रंग कैसा है, आपका आंखों का कलर कैसा है, नीला है या फिर नॉर्मल कलर है जैसा कि हमारा होता है, और अंग्रेज़ लोगों की नीली आंखें भी होती है। ठीक है, तो ट्रेट मतलब कैरेक्टर हो गया। ठीक है, जो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में पास हो उसको हेरिडिटी बोला था। और इनहेरिटेड ट्रेट दो प्रकार के हो गए। मैंने कहा जो ट्रेट या कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में पास है वो हेरिडिटी, लेकिन ट्रेट क्या होता है बेटा? कैरेक्टर ही होता है। और इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि जो माँ बाप से बच्चों में पास हो गए वो तो इनहेरिटेड ट्रेट हो गए, और जो गुण हमने खुद इस दुनिया में आके, जैसे कि मान लो ड्राइविंग चलाना मैंने सीखा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों को ड्राइविंग चलाने नहीं आएगी, ये दुनिया में हर इंसान को सीखनी पड़ेगी। जो चीज़ खुद से सीखी जाती है आफ्टर बर्थ उसको कहा जाता है एक्वायर्ड ट्रेट, और जो बचपन से माँ बाप से मिलती है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट की डेफिनेशन देख लो। बिफोर बर्थ ट्रेट्स दोज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट। यानी जो गुण माँ बाप से बच्चों में पास हो गए वो इनहेरिट। जैसे कि हम माँ बाप अपनी ज़मीन जायदाद भी बच्चों के नाम कर देते हैं ना, तो वो भी इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? जो गुण माँ बाप से बच्चों में पास हो गए वो तो इनहेरिटेड ट्रेट हो गई, और जो गुण जन्म के बाद हमने खुद से एक्वायर किए हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट आएगा। ठीक है, ट्रेट्स दोज डेवलप आउट लाइफ, ये बेटा थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ट्रेड दोज डेवलप आफ्टर बर्थ या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ट्रेड दोज डेवलप थ्रू आउट लाइफ टाइम। ठीक है बेटा, ट्रेट दोज डेवलप थ्रू आउट लाइफ टाइम, यानी हमारे जीवन काल के दौरान जो ट्रेट हमारे अंदर आए हैं, या ड्राइविंग करना, या फिर मसल्स बनाना, जिम करना, ठीक है, या पढ़ाई करना, ये सब बर्थ के बाद हमें खुद से सीखनी पड़ेगी, ये माँ बाप से नहीं आ सकते। जैसे लर्निंग म्यूजिक हो गया। ठीक है, ये एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटा जेनेटिक्स का फादर, जेनेटिक्स क्या होता है बेटा? यही हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ना ही जेनेटिक्स कहलाता है। क्या हेरिडिटी वेरिएशन क्या हुआ बेटा? हेरिडिटी यानी माँ बाप से बच्चों में गुण का पास होना, वेरिएशन नहीं जो डिफरेंस है लोगों के बीच में, इन दोनों की स्टडी करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और ये सबसे पहले कौन पढ़ा था इसके बारे में? सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम था उसका नाम था जॉर्ज मेंडल। उसने इसके बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, उसने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और सुनो, मेंडल ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पे किया था। किसके पौधे पे किया था बेटा? मटर के पौधे पे। क्यों किया था मटर के पौधे पे उसने एक्सपेरिमेंट? क्योंकि बेटा सोचो, देखो, अगर हम इंसानों में पढ़े कि माँ बाप में से कौन कौन से गुण बच्चों में आए, और फिर उनके
बच्चों में पढ़े उनमें कौन कौन से गुण आए। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसको पढ़ने में कई साल लग जाएंगे। एक इंसान मान लो 20 या 25 साल की एज में शादी करता है, फिर उसके बच्चे होंगे, ठीक है, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर हम कैरेक्टर को पढ़ पाएंगे कि माँ बाप से बच्चों में गुण कैसे आए। लेकिन एक साइंटिस्ट कितने दिन जिंदा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, वो कितनी जनरेशन पढ़ पाएगा? वो तो एक ही जनरेशन पढ़ पाएगा, मैक्सिमम दो पढ़ पाएगा। तो हम कोई ऐसे जीव को ले लेते हो जल्दी जल्दी मर जाए और जल्दी जल्दी उसके बच्चा पैदा हो, तो उसको पढ़ना आसान है कि माँ बाप से गुण बच्चों में कैसे आए। तो उसने किसी एनिमल या किसी इंसेक्ट को ना ला के उसने पढ़ाई की थी, मेंडल ने पढ़ाई की थी पी प्लांट के ऊपर। बेटा कौन से प्लांट पे की थी? पी प्लांट पे। क्यों पढ़ाई की थी पी प्लांट पे? क्योंकि बेटा वो एक साल का प्लांट है, जल्दी से ना 5-6 महीने के लिए उगाना है, और उसके बाद उसके अंदर जो बीज बनेंगे, उसके बीज मतलब बच्चे, उन बीज को बो दोगे तो एक ही पेड़ से तुम दोबारा 50 पेड़ बो सकते हो। और 50 पेड़ से उनके जो बीज उगेंगे, उनमें जो बीज लगेंगे उनको दोबारा बो दो, उनसे बहुत सारे पेड़ लगेंगे। तो तुम देख सकते हो माँ बाप से बच्चों में कौन कौन से गुण आए हैं। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से गुण किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, गुण मतलब ट्रेड्स, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, कैरेक्टर बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ट्रेड्स या कैरेक्टर एक ही बात है। अब ठीक है, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट? मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया था? मेंडल ने पी प्लांट लेने के पीछे कारण क्या था? कोई और प्लांट भी तो ले सकता, आम का पेड़ भी ले सकता था, ठीक है, अमरूद का पेड़ भी ले सकता था, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या बेटा? आम का पेड़ बड़े होने में 10-20 साल लगाएगा, और 10-20 साल लगाने के बाद फिर उसमें अमरूद लगेंगे, फिर उसके बीज लगेंगे, बीज के बोओगे और फिर दोबारा वो पेड़ बड़ा होगा, तो कई साल लग जाएंगे। वो इंसानों वाली बात होगी वो तो। ठीक है, हमें चाहिए था जल्दी से मर जाए, जल्दी से उग जाए, बहुत सारे बच्चे पैदा हो, इसलिए पी प्लांट को लिया, क्योंकि इसका सबसे छोटा लाइफ स्पेन है। लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल, छोटा जीवन काल होगा तो जल्दी जल्दी बच्चे होंगे। इट हैज़ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बट एक बात बताओ कि जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं तो आँख का रंग का, बालों का रंग तो लगभग सबका ब्लैक होता है, हाइट पहचान सकते हो, रंग पहचान सकते हो, तो ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए जो देख के पहचान में, हाँ ये मम्मी से आया है, पापा से आया है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो मटर के पेड़ में कई प्रकार के फूल लगते हैं, वायलेट लगते हैं, वाइट लगते हैं। मटर के पेड़ लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो ये जब क्रॉस करवाएंगे मम्मी पापा, मतलब एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, दोनों का क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने का मतलब क्या बेटा? उसके फूल का जो, मैंने तुम्हें कई बार बताया होगा कि प्लांट के एक फीमेल फ्लावर होता है कि मेल फ्लावर होता है। फीमेल फ्लावर कैसा होता है बेटा? मैं यहाँ तुम्हें जूम करके सिखाता हूँ। देखो, एक फूल ऐसा होता है दिखने में, ठीक है, ये उसके अंदर मेल पार्ट होता है, और मान लो ये पत्तियाँ हो गई इसकी, ठीक है, तो ये फूल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये वाला जो हिस्सा आपके सामने बनाया, ये वाला ऐसा है, इसके अंदर ये फीमेल पार्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, एक ही फूल में मेल फीमेल दोनों पार्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाऊँ, कौन सा पार्ट बेटा? अगर मैं यहाँ पर आपको मेल पार्ट बना के दिखाऊँ तो वो ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं एंथर। और ये वाला एंथर और ये वाला फिलामेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंथर। ये वाला पार्ट एंथर और ये वाला पार्ट है फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट, और ये फीमेल पार्ट, ये पूरा हिस्सा फीमेल पार्ट है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे स्टिग्मा, नीचे वाले को स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे वाली ओवेरी। ठीक है, ये जो कप जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये गोल गोल दिख रहा है, ये स्टिग्मा है, और ये लंबी से जो गर्दन है ये स्टाइल है, और ये फुला हुआ पार्ट है पूरा जिसमें मैंने रंग भर दिया, ये पूरा ओवेरी है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट भी हो सकते हैं, और एक ही फूल में सिर्फ और सिर्फ मेल या फीमेल पार्ट हो सकता है। तो बेटा इसके अंदर छोटे छोटे ये जो एंथर है ना, इसमें छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं, ये वाले ये दाने तुम इसमें आके गिर जाएंगे, और आके गिर जाएंगे, इनको पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन जब यहाँ पर आके गिरेगी, इसके अंदर आके गिरेगी पोलन ग्रेन, तो बच्चा यहाँ पर कुछ ऐसा मैं गिरा देता हूँ। और ये गिराने के बाद बेटा अब मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो ये डायग्राम बना देते हैं ऐसे, यहाँ छोटा सा मैंने पोलन ग्रेन गिरा दिया। ठीक है, और पोलन ग्रेन गिराने के बाद बच्चा ठीक है, पोलन ग्रेन गिर गई, इसके अंदर से बेटा ये थोड़ा सा, इसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्या आएगा?
नीचे मैंने जो गोला बनाया था वो बार बार हट जा रहा है बेटा, वो यहाँ आके इसके अंदर आके लग जाएगा, जो इसके अंदर एक ओव्यूल होता है। ठीक है, ये स्टिग्मा थी, ये स्टाइल थी, ये ओवरी थी। ओवरी के अंदर छोटा सा गोला सा एक ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर से इस पोलन ग्रेन में इसको जाके लग जाएगा, यानी ये मेल पार्ट है। और यहाँ हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, यहाँ छोटा सा भ्रूण बनेगा, बच्चा बनेगा। बच्चा मतलब छोटा सा प्लांट निकलेगा, यानी ये पूरा इधर वाला हिस्सा तो फल बन जाएगा पूरा, और ये बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से में से क्या होगा बच्चा, यहाँ पर छोटा सा बीज बन जाएगा। ये फ्रूट आप खा लोगे, बीच में बीज होते हैं, इनको बो दोगे तो दोबारा से प्लांट बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, तो बेटा इसीलिए मेंडल ने किया था बेटा 7 सोन, पहली लाइन से समझ में आ गई मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया था। एक तो छोटी लाइफ स्पेन होती है, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग यानी बेटा रंग में अलग हो गए, हाइट भी अलग होते हैं, इनके बीज भी अलग अलग हो सकते हैं। एक तो इनके पास है ना, मैं अभी 7 कैरेक्टर आ जाएंगे तुम्हारे सामने, बता दूंगा 7 कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर। माँ बाप से बच्चों में जाएंगे तो हम आराम से पहचान पाएंगे उनको। तीसरा है बेटा दे आर बाइसेक्सुअल। मैं तुम्हें बता दिया मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं एक ही फूल के अंदर। इनको सेल्फ पोलिनेट यानी इसी के पोलन ग्रेन इसमें गिर जाएंगे, या किसी दूसरे के पोलन ग्रेन, यानी दूसरे के, ये वाले जो मैं तुम्हें हिस्सा बनाया था इसके जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो किसी दूसरे फ्लावर के ला के डाल सकते हो। खुद का प्लांट के अंदर आपस में गिर जाएगा, पोलन ग्रेन मेल का पार्ट फीमेल में गिर जाएगा, या फिर तुम बाहर से कोई दूसरा मटर का प्लांट लेके आओ और उसके पोलन ग्रेन ला के डाल दो। उसके ला के डाल दोगे तो इसके जो बीज बनेंगे उसमें दोनों के गुण मिलेंगे, बाहर वाले मटर के और यहाँ जो आपके पास पहले से था उसका। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट लिया था, क्योंकि एक तो छोटी लाइफ स्पेन थी, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे जिनको अच्छा आसानी से तुम स्टडी कर सकते हो। दे आर बाइसेक्सुअल, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, और वो खुद से पोलिनेट कर सकते थे, यानी दे आर सेल्फ पोलिनेट। ठीक है, नॉर्मली, बट क्रॉस पोलिनेशन आल्सो पॉसिबल। इस पर लिखा हुआ है क्रॉस पोलिनेशन आल्सो पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ गई बच्चा। अब देखो एक वर्ड आता है बेटा एलिल्स, एलिल। ठीक है, एलिल क्या होता है बेटा, तुम्हें पहले बताता हूँ। पहले तो मैं एक बार सारी बातें बताता हूँ। देखो एक होता है जीन, आपने डीएनए से देखा होगा बच्चा, डीएनए ऐसे दिखता है। ठीक है, और डीएनए जब ऐसा दिखता है तो पूरे तुम्हें पता सारे कैरेक्टर डीएनए की वजह से आते हैं। आपके हार्ट, हाइट, रंग, ये सब डीएनए की वजह से। डीएनए के अंदर में अगर और गहरी बात बताऊं, ठीक है, डीएनए की वजह से यही डीएनए बाद में क्रोमोसोम बन जाता है। कैसे बन जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। डीएनए को तुम इस तरीके से बनाओ, और फिर यही डीएनए ऐसे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, यही क्रोमोसोम होते हैं। इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, इंसानों के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46। कहाँ होते क्रोमोसोम बेटा, मैं ये क्रोमोसोम होते कहाँ पर, मैं तुम्हारे सामने बना के दिखाता हूँ एक बार। ये एक सेल हो गई, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भर पड़ा होता है। ये जो डीएनए है ना, मैंने तुम्हारे सामने भी बना के दिखाया, यही डीएनए बाद में क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। ठीक है ना, इसी डीएनए से क्या बन जाएगा बेटा, क्रोमोसोम। कैसे बनेगा अभी तुमने बताया आपको मैंने, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके फिर यही बाद में कंडेंस होकर क्या बना लेगा, क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस डीएनए के अंदर बेटा, ये जो डीएनए आपको मैंने आपके सामने ऐसा बनाया है, इसी डीएनए के अंदर ये पूरा डीएनए काम का नहीं होता, कोई कोई डीएनए, इस डीएनए में कोई कोई टुकड़ा रहेगा, इस डीएनए के अंदर कोई कोई टुकड़ा रहेगा जो कि काम का रहेगा। ये पूरा डीएनए काम का नहीं है। मान लो ये टुकड़ा, मान लो ये टुकड़ा, मान लो ये टुकड़ा, मान लो बाकी वेस्टेज है, ये सारा वेस्टेज है। सिर्फ ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा काम का है। इन टुकड़ों को बोलते हैं बेटा जीन, इन टुकड़ों को बोलते हैं जीन। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। इन्हीं टुकड़ों को क्या बोला जाता है बेटा, जीन। ठीक है, तो ये जीन होता है, जीन की वजह से हमारे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। तो आप डीएनए बोल दो या फिर क्रोमोसोम बोल दो या जीन बोल दो, ये तीनों बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। यही हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सबसे गहरी बात बताई जाए तो जीन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप देखो बेटा जीन क्या होते हैं, जीन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जीन को तुम जेनेटिक्स में, ये जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो इसका नाम है हेरेडिटी। यहाँ पर जीन को हम एक नाम और दे देते हैं। क्या नाम देते हैं सर उस जीन को, जीन को तुम बोल देते हो बेटा एलील।
जीन को बोलता है एलील। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जीन को ही बोला जाता है बच्चा एलील, जीन को ही बोला जाता है एलील, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन क्या होगी, एलील। जीन क्या होता है, डीएनए का कोई टुकड़ा जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करे। कोई तुमसे पूछे जीन क्या होता है, द पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल एनी कैरेक्टर, ठीक है। एलील भी क्या हो गया, पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल एनी कैरेक्टर, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकता हूँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो एलील वर्ड का यूज़ करोगे। एक बात उसमें और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है देखो हमारी सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं बेटा, 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। सॉरी, इन 46 क्रोमोजोम में क्या होता है बेटा, जब हमारी बॉडी, तुम्हें पता है कि माइटोसिस और मियोसिस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है 9th क्लास के अंदर। माइटोसिस मतलब बेटा एक ही सेल से 2 सेल बनना, ठीक है। और मियोसिस में भी एक सेल से 4 सेल बनती है, उसमें क्रोमोजोम आधे हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें माइटोसिस में क्रोमोजोम 46 के 46 रहते हैं। हमारी बॉडी मान लो एक सेल की है, कहीं चोट लग गई, कहीं घाव हो गया, ठीक है, तो बेटा वो घाव कैसे भरेगा, माइटोसिस करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बन जाएगी, इससे 2 बन जाएगी, इसमें 46 क्रोमोजोम, इससे भी 2 बन जाएगी, इससे भी 1 और बन जाएगी, 46 क्रोमोजोम। तो ये सारा क्या हो गया बेटा, माइटोसिस हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये माइटोसिस हो गया, ठीक है। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि बेटा ये मियोसिस कहाँ होगी, मियोसिस, मियोसिस कहाँ होती है, जहाँ स्पर्म बनते हैं वहाँ मियोसिस होती है। पूरी बॉडी में माइटोसिस होती है, 1 से 2 सेल बन जाती है, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन हमारे टेस्टिस और ओवेरी में जो सेल होती है ना, उसके किनारे किनारे जो सेल होती है उसमें हमेशा मियोसिस होगी। सर मियोसिस की होती है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट बेटा क्या है मियोसिस का, कि उससे जब एक स्पर्म बनेगा उसके अंदर रहेंगे कितने क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम रहेंगे। क्या रहेंगे उसमें, 23, ठीक है। एक स्पर्म में 23 क्रोमोजोम रहेंगे। तो बेटा इसी तरीके से मदर के सेल से क्या बनेगी, और एग बनेगा, और एग से बनेगा उसमें भी 23 क्रोमोजोम रहेंगे। तो ये एग और स्पर्म मिलेंगे तो वापस से एक छोटा जायगोट बन जाएगा, उसमें रहेंगे बेटा कितने, 46 क्रोमोजोम। और एग और स्पर्म मिलने के बाद 46 क्रोमोजोम बनेंगे, उसको हम बोलेंगे जायगोट। और उसी जायगोट में बार बार माइटोसिस होगी, बार बार डिवीजन होगा, बार बार डिवीजन होने की वजह से टोटल पूरा बच्चा बन जाएगा, और उसमें हज़ारों लाखों सेल रहेगी, और हर सेल में 46 क्रोमोजोम रहेंगे। जब वो बड़ा होगा और उसके टेस्टिस के अंदर भी जब डिवीजन होगा तो मियोसिस होगा, उसकी पूरी बॉडी में माइटोसिस होगा, लेकिन जब स्पर्म बनेगा तो मियोसिस होगा। इसी तरीके से जो गर्ल बेबी होगा बेटा, उसके अंदर भी जब भी एग बनेगा तो मियोसिस से बनेगा, उसमें भी 23 क्रोमोजोम रहेंगे। और एग और स्पर्म जब मिलेंगे तो वापस से 46 क्रोमोजोम हो जाएंगे, और एक सेल से वापस से पूरा ह्यूमन बन जाएगा। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, देखो माँ बाप से बच्चों के अंदर जब ये क्रोमोजोम आते हैं तो 46 की जगह 23 आते हैं। कितने आते हैं, 23 आते हैं। इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी 46 की जगह कितने आएंगे बेटा, 23 आएंगे। तो पहले थोड़ी देर ये समझो 46 क्रोमोजोम है होते कैसे, कुछ ऐसे रहेंगे, यहाँ 46 क्रोमोजोम ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है। ये 46 क्रोमोजोम मैं 4 ही बना सकता हूँ, पूरा 23 सेट ही नहीं रह सकता, सेट होता है बेटा, 23 ऊपर 23 नीचे सेट होता है। और जब इससे बेटा स्पर्म या ओवा बनेगा, स्पर्म या जब ओवा बनेगा तो इन दोनों में से कोई एक क्रोमोजोम आएगा, दोनों में से कोई एक क्रोमोजोम आएगा। तो मान लो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, कोई भी एक क्रोमोजोम आएगा, तो टोटल तो 23 आ जाएंगे, एक तो आना ही है। तो हर सेट में से एक आएगा तो 23 आएंगे, ठीक है। हर सेट में से एक आएगा तो 23 आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। और इन्हीं क्रोमोजोम के ऊपर क्या हो गया, डीएनए से क्रोमोजोम बना है, तो इनके छोटे छोटे टुकड़ों पे कहीं ना कहीं जीन होंगे, और वो जीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। इस बड़े से क्रोमोजोम के ऊपर छोटे छोटे जो टुकड़े रहेंगे, डीएनए के अंदर जीन रहेंगे, इस जीन की वजह से कैरेक्टर कंट्रोल होता है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा हर कैरेक्टर के 2 एलील होते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, मैंने कहा आपके पास 23 जोड़े होते हैं क्रोमोजोम के, ठीक है। 23 जोड़े मैंने 2 जोड़े बना दिए, तीसरा मतलब तुम यहाँ बना भी सकते हो, ठीक है। तो 3 जोड़े बना दिए। तो मान लो मेरे पास हाइट का जीन है, हाइट का जीन, तो बेटा यहाँ पर जो हाइट का जीन अगर यहाँ रहेगा, पहले नंबर के क्रोमोजोम में, अगर इस क्रोमोजोम में हाइट का जीन है तो दूसरे क्रोमोजोम में हाइट का जीन यहाँ रहेगा। यहाँ पर आपके रंग का जीन है तो इसमें भी रंग का जीन यहाँ रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहाँ हाइट का जीन है तो इसमें भी हाइट का जीन रहेगा, इसमें रंग का जीन, इसका रंग का जीन रहेगा। अब देखो आना इसके स्पर्म में एक है क्या, तो ये वाला क्या, ये वाला।
ठीक है। अब यहाँ पर दो जीन रहेंगे एक ही करेक्टर के लिए, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं हम एलील। ठीक है, एक ही करेक्टर के दो जीन रहते हैं, एक इस पे और एक इस पे, मतलब दो क्रोमोजोम है, दोनों क्रोमोजोम पे रहेंगे। और स्पर्म एक ही आना है, सॉरी क्रोमोजोम एक ही आना है स्पर्म में भी और ओवा में भी। तो एक ही एलील आएगा दो करेक्टर में से, एक ही एलील आएगा दो करेक्टर में से। ठीक है, अब ये एलील को कैसे नोट कर सकते हैं? मान लो हाइट का कोई एलील है, हाइट का, तो हाइट वाले एलील को तुम ऐसे नोट करोगे बेटा, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी या स्मॉल टी कुछ भी लिख दो तुम। ठीक है, तो इसके पास ये दोनों एलील है। ठीक है, ये दोनों एलील है। हाइट के कैसे लिखोगे बेटा तुम? हाइट के एलील ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल टी। रंग के लिए तुम सी लिख दो, कलर लिख दो। ठीक है, और कोई राउंड है तो राउंड के लिए, बीज राउंड होता है ना, राउंड के लिए आर लिख दो। तो ये दो एलील होते हैं एक ही कैरेक्टर के, अलग अलग क्रोमोजोम पे। क्रोमोजोम कैसे होंगे? क्रोमोजोम गुच्छे होने चाहिए। यहाँ पर अगर जो एलील रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, कैरेक्टर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर तुम हाइट की बात करो तो हाइट का दिखाओगे दोनों जगह। ठीक है, एक ही क्रोमोजोम पे बहुत लाखों एलील हो सकते हैं बेटा, लेकिन पोजीशन सेम रहेगी। किसकी पोजीशन सेम रहेगी? अगर तुमने यहाँ हाइट की बात की, अगर तुमने यहाँ हाइट टॉल है तो यहाँ सेम इसी जगह पर यहाँ पर भी टॉल रहेगा। अगर तुमने रंग की बात की, कलर की बात की, इस पर जो भी रंग रहेगा काला पीला, उसी जगह यहाँ भी रंग का एलील रहेगा। वो अलग बात है, इनके अंदर एक कैपिटल, दोनों ये दोनों कैपिटल हो सकते हैं, दोनों टी, या एक कैपिटल एक स्मॉल टी हो सकता है, या फिर एक दोनों स्मॉल टी हो सकते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं बेटा? एलील। अब देखो कैरेक्टर को दो तरीके से नोट कर सकते हो तुम। ठीक है, तो तुम्हारे पास मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे बेटा, और 7 कैरेक्टर के इसके लिए इसके पास सातों के एलील भी होंगे। तो हम एक बार में एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे। एक बार में एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? लेकिन पहले फिलहाल तो हम ये बात कर लेते हैं कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो कौन कौन से थे, वो याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर थे। एलील क्या होता है? एलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, और टी रिप्रेजेंट करेगा टॉलनेस को, और स्मॉल टी है ये वाला है बेटा स्मॉल टी। ये जो ए दिख रहा है ना, ये स्मॉल टी है, ऐसे बना देना ये। ठीक है, ये जो दिख रहा है ए दिख रहा है स्मॉल टी। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करेगा टॉलनेस को, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेगा ड्वार्फनेस को। यानी कि मान लो दुनिया में 2 ही कैरेक्टर होते हैं, वैसे काफ़ी होते हैं, लेकिन मटर के 2 ही कैरेक्टर होते हैं। क्या तो मटर लंबा रहेगा या मटर छोटा रहेगा। ठीक है, तो जो मटर लंबा है उसके पास कैपिटल टी रहेगा, और जो मटर छोटा है वो स्मॉल टी रहेगा। ठीक है, तो मेंडल जो मटर के पास कैरेक्टर होते हैं, क्या तो मटर अगर क्या तो ये हो सकता है बेटा, क्या ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये 2 एलील दिखा दिया अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर एक कैरेक्टर के। ठीक है ना, 2 एलील दिखा दिए, मैं तुम्हारे सामने ये बनाया था ना मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर और एक ये रहा इसका जोड़ा, एक जोड़ा दिखा दिया, तो यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ पर कैपिटल टी होना चाहिए। तो 2 दिखा दिए एक जीव के पास, एक मटर के पास, क्या तो कैपिटल टी होगा, या इसके पास एक कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो फिर ये वाला रहेगा, और दोनों स्मॉल टी रहेगा तो ये वाला रहेगा। तो ये जो एलील है वो क्या बताता है बेटा? हाइट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ओके। तो कैपिटल टी बताएगा डोमिनेंट को, कैपिटल टी बताएगा टॉलनेस को, और स्मॉल टी बताएगा ड्वार्फनेस को। ठीक है, लेकिन बात ध्यान रखना, किसी मटर के पास अगर ये वाले दोनों एलील रहेगा तो मटर पक्का लंबा रहेगा। ये वाला रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक क्रोमोजोम पर कैपिटल टी, एक पर स्मॉल टी, तो भी मटर हमेशा लंबा ही रहेगा। क्यों सर? मिक्स रहना चाहिए, एक छोटे वाला एक बड़े वाला नहीं बेटा। ये जो कैपिटल टी वाला है ना, ये हमेशा डोमिनेंट करेगा, मजबूत रहेगा, ये हमेशा। ठीक है, इसलिए मटर हमेशा क्या रहेगा बेटा? लंबा रहेगा, मटर हमेशा लंबा रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, और ये स्मॉल टी वाला ये छोटा रहेगा, सिर्फ एक ही मटर छोटा रहेगा, मटर का एक ही पेड़ छोटा रहेगा, बाकी ये वाला लंबा रहेगा, ये वाला लंबा रहेगा, और ये वाला छोटा रहेगा। ठीक है, ओके। अब मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे। कौन कौन से 7 कैरेक्टर लिए थे बेटा? एक तो हाइट का लिया था, इससे मटर हमेशा क्या रहेगा? टॉल रहेगा। एक फ्लावर की पोजीशन ली थी, फ्लावर पोजीशन मतलब मान लो ये पेड़ है, ठीक है, इसमें फ्लावर ऊपर लगता है या नीचे लगता है, इस बात के ऊपर एक कैरेक्टर हो गया। तो एक मटर में तो लगेगा एक्जियल यानी नीचे, एक में टर्मिनल यानी ऊपर लगेगा। ठीक है, एक में एक्जियल यानी नीचे, और एक में टर्मिनल यानी ऊपर लगेगा। तो एक 7 कैरेक्टर में से सेकंड कैरेक्टर क्या है? ध्यान रखना, एक्जियल और टर्मिनल। ये तुम्हें याद होना चाहिए। मेंडल ने 7 कैरेक्टर कौन से लिए थे, और डोमिनेंट कौन सा? रेसेसिव कैंसर। डोमिनेंट मतलब जो हमेशा अगर इस कंडीशन में आ गए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बेटा छोटे वाले के नीचे लगी, हमेशा टॉल रहेगा। ठीक है,
एक्जेल के लिए मान लो तुम कैपिटल ए ले लो और एक बार स्मॉल ए ले लो। कैपिटल ए आएगा तो एक्जेल पे रहेगा, और स्मॉल आएगा तो टर्मिनल पे रहेगा। फ्लावर कलर भी दो प्रकार की थे मटर में, ठीक है। दो प्रकार के मटर होते हैं जिसके अंदर फ्लावर कलर एक में तो वायलेट के फूल लगते हैं और एक में वाइट फूल लगते हैं। सीड कलर एक में येलो लगते हैं, एक में ग्रीन लगते हैं। पॉड शेप क्या होता है बेटा? मटर का ये शेप नहीं होती, मटर की जो फली होती है, एक तो ये हो सकती है पॉड शेप और एक हो सकती है कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ मटर है तो ये ऐसा मटर हो तो उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टेड। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रक्टेड। तो एक तो पॉड शेप फुल हो और एक हो कॉन्स्ट्रक्टेड, ये वाली कॉन्स्ट्रक्टेड होगी, ठीक है। पॉड कलर यानी ये फली का कलर क्या तो ग्रीन हो या फिर येलो हो। ग्रीन वाला डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है। सीड शेप मैंने बताया, मान लो एक तो गोल हो और एक सीड शेप कह सकती है, मतलब सीड बटे एक तो गोल सीड लगे और एक ऐसे रिंकल शेप लगे। ये गोल है और ये रिंकल है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चा? ठीक है। अब देखो, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है बेटा? मटर के अंदर, मटर का जो पेड़ है ना, उसमें कौन सी जीन है? कैपिटल टी वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, या स्मॉल टी वाला। ये सिर्फ मैंने हाइट के बताए हैं। ये भी हो सकता है राउंड वाले हैं, या ये भी राउंड रहेगा और दो स्मॉल आ जाएंगे तो रिंकल रहेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे।